नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बिहार मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार को लेकर। यह खबर चर्चा इसलिए शुरू हो गई है इस खबर की क्योंकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होगा, यानी जो बचे हुए जगह खाली हैं, अधिकतम सदस्य 36 हो सकते हैं, तो अभी जो है 30 हैं, 31 थे, एक कम हो गए। तो इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर चर्चा हो गई है और पूरे डिटेल्स उन्हें भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या किसी का पत्ता कटेगा या कोई नए चेहरे शामिल होंगे। जैसे ही इस बात की तस्दीक होती है तो तुरंत ही यह चर्चा शुरू हो जाता है कि आखिर कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो जाएगा। तो बिहार मंत्रिमंडल में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार के पास देखा जाए तो 5 विभाग वो खुद देख रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी तारकिशोर प्रसाद को ही देख लें तो 4 विभाग उनके पास हैं। मुकेश सहनी का भी काम वही देख रहे हैं। इसी तरह रेणु देवी की बात कर लें तो रेणु देवी के पास भी विभाग हैं। सबके पास जो है एक से अधिक कई ऐसे हैं जिनके पास विभाग है। इसी कड़ी में अगर सीएम नीतीश के पास विभाग की चर्चा करते हैं तो उनके पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन का विभाग है, टोटल 5। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तारकिशोर प्रसाद के पास 3 हैं। वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है और इसके साथ ही उनके पास नगर विकास एवं आवास। लेकिन जो चौथा उनमें जुड़ा अतिरिक्त प्रभार जिनका मिला वो मुकेश सहनी के हटने के बाद वह मिल गया है मत्स्य पशुपालन का। रेणु देवी के पास 2 है, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। ऐसे ही अगर सबके पास आते हैं तो संतोष सुमन के पास भी 2 है, लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति का। उसके बाद वहीं देखें विजय चौधरी की बात करें तो विजय चौधरी को जो जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय का और संसदीय कार्य विभाग का मिल गया। इसके साथ ही जीवेश मिश्रा को देखिए, राम सूरत कुमार के पास तो एक ही है, लेकिन जीवेश कुमार के पास जो जीवेश मिश्रा कहते हैं जिन्हें श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। विजेंद्र यादव की अगर बात करते हैं, सबसे बुजुर्ग नेता हैं जदयू के, और इसमें ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग, ये 2 मंत्रालय वो देख रहे हैं। संजय झा के पास भी है जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क विभाग। प्रमोद कुमार की बात करें तो गन्ना उद्योग और विधि विभाग। तो इन सारे लोगों को देखिए कि परिस्थिति यह कहती है और समय की मांग यह कहती है कि फेरबदल तो होंगे। सिर्फ नए चेहरों की एंट्री ही नहीं होगी, कुछ पुराने पत्तों के नाम भी कटने वाले हैं। इसी पर हम जिक्र करते हैं कि किन के लिए दिक्कत हो सकती है और कौन नए चेहरे आ सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा मामला दूर है, लेकिन जैसे ही इस पर बातें चलनी शुरू होंगी तो यह चर्चा भी होगी कि किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसका पत्ता कटना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिनका नाम यहाँ पर चल रहा है, जिनको रखा जा सकता है, उनके बारे में कि स्थिति यह है, बड़े मंत्रियों का पत्ता काटा जा सकता है। बड़े इन द सेंस कि जिनकी उम्र अधिक हो चली है, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन के काम में लगाया जा सकता है। और जैसे बड़े की बात होती है तो विजेंद्र यादव का नाम सामने आता है। जो जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं, उससे उन्हें लगता है कि अब उनको संगठन का काम देखना चाहिए। इसके साथ ही देखिए कि एक टेंशन जीतन राम मांझी के लिए भी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी का भी पत्ता कट सकता है। उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, उनकी जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। अब वो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान जो समीकरण है उसमें जातीय संतुलन को भी देखा गया है, क्योंकि जब सेकेंड टाइम 3.25 महीने बाद, सरकार के गठन के 3.25 महीने बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उस वक्त कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अगर 8 जदयू की बात करें तो जदयू ने ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, मल्लाह, यादव, दलित, कुशवाहा, मुस्लिम, इन लोगों को जो है विभाग में शामिल किया था। एक अल्पसंख्यक के रूप में शाहनवाज हुसैन बीजेपी से भी शामिल हुए। तो पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि इस वक्त जो मुकेश सहनी की पार्टी में जो तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर एक चीज़ खास है कि इनके जो 3 विधायक आए उसमें से राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव, इस तीनों में से किसी एक को
जो है मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। उसमें राजू सिंह का नाम सबसे आगे चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जो नाम कटने की बात मैं कह रहा था, विजेंद्र यादव का नाम कट सकता है, अमरेंद्र प्रताप का नाम कट सकता है, संतोष सुमन का नाम कट सकता है। ऐसे 3 लोग हैं जिनका पत्ता कट सकता है, जो सूत्रों से जानकारी मिलती है। अभी देखिए कि भाजपा कोटे से जो पिछले साल ये हुए थे, मंत्री लोगों ने शपथ ली थी, उसमें से 9 थे और जदयू कोटे से 8 थे। मैक्सिमम 36 हो सकता है, लेकिन अभी 31 से 1 कम 30 है। अगर देखा जाए तो इसमें 15 जो हैं बीजेपी के, 14 ये देखा जाए तो जेडीयू के हैं, 29। और इसमें एक माझी एक सहनी को अगर जोड़ते थे तो 31 होता था, लेकिन अब 15 वाले 16 हो गए, क्योंकि जो मुकेश सहनी वाला विभाग है वो तारकिशोर प्रसाद देख रहे हैं, उनके पास चला गया है। मुश्किल ये है कि क्या ऐसा फैसला लेने से, बड़े लोगों का नाम काट देने से और नए चेहरों की एंट्री से पार्टी के अंदर कुछ बगावत हो सकती है जदयू के अंदर में। ऐसी स्थिति आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो पूरा समीकरण हम देख पा रहे हैं वो समीकरण यह कह रहा है कि तारकिशोर प्रसाद के पास जो 4 विभाग है उसमें से उनके पास 2 ही रहेगा और एक विभाग, कम से कम 2 विभाग उनसे लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम के पास बराबर होने चाहिए। आपदा प्रबंधन और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय जो है वो रेणु देवी देख रही हैं, तो 2 ही है। और तारकिशोर प्रसाद के पास देखें तो वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, नगर विकास, आवास और पशुपालन है। तो पशुपालन विभाग जो मुकेश सहनी का था वो कहीं किसी के पास जा सकता है। नीतीश कुमार की अगर चर्चा करें तो इनके पास 5 विभाग है, और कहा भी जाता है कि जो मंत्रालय किसी के पास नहीं है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। तो मुख्यमंत्री जी अपने 5 विभाग में से हो सकता है कि एक विभाग एटलीस्ट वो बांट दें, और फिर 5-6 नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। तो 30, 6, 36 6 चेहरे नए लाए जा सकते हैं। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एक बार फिर से बीजेपी का कद तो और बड़ा हो गया है, तो जदयू फेरबदल कर सकता है, और 6 में से कम जो है मुझे लगता है 2 का हिस्सा जदयू के खाते में जाएगा और 4 बीजेपी के ही हिस्से रह सकता है। 2 और 4 के फॉर्मूले पे ये पूरा सिद्धांत तय होगा। हाँ, जदयू यह कर सकता है कि अपने अंदर में फेरबदल करके दिखा सकता है। दल बदले, माफ़ कीजिएगा, चेहरे बदले जाएंगे, जो बड़े नेता हैं उनको संगठन के काम में लगाया जाएगा और नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा, और इस बार भी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो वर्तमान स्वरूप में अभी सम्राट चौधरी खूब चर्चा में रहते हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। लेसी सिंह की एंट्री हुई थी तो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण था। इसी तरह करके अभी नीरज कुमार सिंह जिसको नीरज बबलू कहते हैं, इनकी भी छवि थोड़ी खराब हुई है, तो इनका भी पत्ता कट सकता है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अभी नीरज बबलू के लिए एमएलसी चुनाव पर की जो बात होती है वहाँ पे झटका लगा है। तो एक समीकरण विजेंद्र यादव और नीरज बबलू दोनों के लिए एक खतरे की घंटी है, कहीं दोनों का नाम नहीं इस चीज़ से हट जाए। नीरज बबलू तो खैर बीजेपी से हैं, बीजेपी हो सकता है कि इस फैसले में थोड़ी देरी करे, लेकिन नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि सुपौल सहरसा साइड में, सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में, वहाँ अगर जिन नेताओं का प्रभाव घट रहा है, अगर मंत्रिमंडल में बने हुए हैं तो उनका पत्ता काटा जाए। ऐसे में कुछ नाम जिनका पत्ता कट सकता है, कोई ब्रीफ में समझिए। विजेंद्र यादव का पत्ता कट सकता है, संतोष सुमन का पत्ता कट सकता है, और बुजुर्ग नेता की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप कृषि मंत्री हैं, काफ़ी उम्र हो चली है उनकी, या वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे मंत्री ये गारंटी नहीं है, लेकिन 30% चांस है कि इनका पत्ता कट सकता है, लेकिन 70% बने रहने की उम्मीद है। वहीं विजेंद्र यादव के बाद वहाँ पर नीरज बबलू के लिए भी टेंशन है, क्योंकि वहाँ पर वह एमएलसी चुनाव में साख बचा नहीं पाए। संतोष सुमन पर गाज इसलिए गिर सकती है क्योंकि जीतन राम मांझी इन दिनों अलग तरीके की बयानबाजी करते देखे जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी प्रतिक्रिया जब दे रहे हैं तो ऐसे लगता है कि विवाद खड़े कर देते हैं। ये माना जाता है कि जीतन राम मांझी वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस बार नेतृत्व में बीजेपी है, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। बीजेपी जो फैसला कर रही है उसको नीतीश कुमार भी मान रहे हैं। कहा गया कि मुकेश सहनी को हटा दीजिए तो उन्होंने हटा दिया। ये सारी चीज़ों को अगर देख लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी की तरह अगर जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, संभव कुछ भी है। मांझी ने भी इस बात को माना था
कि हमारे भी विधायक टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मांझी के हटने चले जाने से भी सरकार बची रहेगी। जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से तो यही लगता है। अब यह समझिए कि 77 टोटल 123 हैं, 122 ही चाहिए, तो एक अधिक है तो सरकार बैलेंस में रह सकती है। और एमएलसी चुनाव हो गए, विधायकों का उपचुनाव भी हुआ। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद तो मंत्रिमंडल में बदलाव की बात जब शुरू हुई है तो यह सुगबुगाहट बहुत जल्दी ही अंजाम के रूप में आपको दिखने वाली है। कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिस पर आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो खुश तो करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ नाराज़गी हुई है, चाहे मुकेश सहनी के विधायक जब टूटने के लिए तैयार हुए तो उन्हें भी कोई गिफ्ट चाहिए, तो राजू सिंह का नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा अभी कुछ नाम खुले नहीं हैं, लेकिन नए चेहरे की एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अभी आप यह समझ गए कि किन का नाम कट सकता है, संभावित नाम किन का नाम जुड़ सकता है। अगर इसको देखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इस बात में भी दम होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक के लिए फिक्स हो गए हैं या नहीं। अगर तारकिशोर प्रसाद या फिर सुशील मोदी की बात करें, इन तमाम लोगों का कहना है कि आप कितना भी प्रचार तंत्र से यह चीज़ें फैला दीजिए कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर परिस्थिति अभी ठीक है, नीतीश कुमार बने रहेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेंगे, अपने कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री करेंगे, पुराने चेहरों को संगठन के काम में लगाएंगे, कुछ लोगों का पत्ता काट सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ है। तो चलते चलते एक बार फिर ब्रीफ में समझ लीजिए कि मुकेश सहनी की जगह जो है वो मंत्रालय किसी और को जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो खुद देख रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, तो उनके हिस्से से कम 2 लिया जा सकता है। इसके अलावा 6 नए चेहरे की अगर एंट्री होती है तो उसमें 4-2 का फॉर्मूला तय होगा कि 4 बीजेपी के पास, 2 जेडीयू के पास, क्योंकि जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। वीआईपी के उम्मीदवार जो होंगे, जो विधायक यहाँ टूट करके बीजेपी में गए, उनको खुश किया जा सकता है। उनको मोबिलाइज करने के लिए राजू सिंह का नाम आगे चल रहा है, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। जीतन राम मांझी कोई मांग करेंगे वो तो दूर की बात है, उनके बेटे पर संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संशय बरकरार है कि शायद उनसे विभाग छीन लिया जाएगा। और वैसे मंत्री जिनके पास 2-2 विभाग है, जिनका कद उतना नहीं है, उनसे एक बोझ कम किया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा। ये पूरा सीन होगा। नीतीश कुमार भी अपना एक मंत्रालय किसी न किसी को दे सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो यह थी पूरी चर्चा समझने के लिए कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तारकिशोर प्रसाद की बात माने, तो फिर फॉर्मूला इसी तरीके से होगा। कुछ का नाम कटेगा, कुछ लोगों की एंट्री होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।